नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार कार्तिकेय क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी जीडी की परीक्षा चल रही है और जीडी में जो जीएस पूछा जा रहा है उसी को ध्यान में रखते हुए आज का सेशन तैयार किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस सेशन में शामिल किए गए हैं। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके इस सेशन का सबसे पहला प्रश्न है और वो रहा आपकी स्क्रीन पर ही। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? ऑप्शन है आपके सामने रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 या फिर चार्टर एक्ट 1833। जो इसका सही आंसर है बच्चा वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत पहली बार बंगाल के कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इसके जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए यानी जो चीफ जस्टिस बनाए गए उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। चीफ जस्टिस जो बनाए गए उनका नाम था एलिजा इम्पे। ठीक है। अब मैं कहूं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत और क्या क्या नई बातें हुई या और क्या विशेष बातें हुई, तो उनमें मैं कहूं कि उस समय जो कंपनी के लोग थे वो अपना शासन कहां से कर रहे थे? बंगाल से कर रहे थे। और बंगाल में एक पद हुआ करता था जिसको कहते थे हम लोग क्या? गवर्नर। तो भैया अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर को गवर्नर ना कह करके क्या कहेंगे? गवर्नर जनरल कहेंगे। और गवर्नर जनरल को कुछ पावर्स दी जाएंगी। बंगाल के साथ साथ में भारत में मद्रास और बंबई, ये दो अन्य प्रेसिडेंसियां थी जिन पर ब्रिटेन अपना जो है काम कर रही थी। तो अब जो बंगाल है, इस बंगाल के अधीन दो प्रेसिडेंसियों को कर दिया जाएगा, एक तो मद्रास और दूसरी बंबई। यानी मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाएगा और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। और जो बंगाल के सबसे पहले गवर्नर जनरल बनेंगे उनका नाम क्या है? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स जो सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बनेंगे उनका नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स। और कुछ ऑप्शंस हैं जिस पे चर्चा कर लेते हैं, जैसे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या हुआ? तो बच्चा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज होती है और वो होती कंपनी का जो काम है इसको दो भागों में बांट दिया जाएगा। एक तो आपका बनेगा व्यापारिक और दूसरा राजनैतिक। दोनों दल अलग अलग कर दिए जाएंगे। राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड का गठन किया जाएगा जिस बोर्ड का नाम होगा नियंत्रक मंडल। वहीं व्यापारिक कामों के लिए एक बोर्ड का गठन किया जाएगा जिसका नाम होगा आपका निदेशक मंडल। यानी कंपनी के कामों को दो भागों में बांट दिया, एक तो व्यापारिक और दूसरा राजनीतिक। कहां पे? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। व्यापारिक कार्यों के लिए निदेशक मंडल और राजनीतिक कार्यों के लिए नियंत्रक मंडल बनाया गया 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट। एक महत्वपूर्ण बात है इसमें कि उपहारों को यहाँ पर क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी ब्रिटिश कंपनी का कोई भी अधिकारी किसी से उपहार नहीं ले सकता 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। अब बात कर लेते हैं चार्टर एक्ट 1813 की। तो बच्चा चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है और ये होती है कि जो कंपनी का भारत में व्यापार है, कंपनी में जो भारत का जो कंपनी का जो भारत में व्यापार है, इसके जो व्यापारिक एकाधिकार है इसको पूरी तरीके से क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। लेकिन चाय और चीन चाय और चीन के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार है ये बना रहा। चाय और चीन का व्यापारिक एकाधिकार क्या रहता है? यहाँ पे जारी रहता है। और इस अधिनियम के तहत 1 लाख रुपए प्रतिमाह, यानी 1 लाख रुपए प्रतिमाह भारतीयों की शिक्षा की व्यवस्था की गई। यानी जो भारतीय लोग हैं इनके ऊपर 1 लाख रुपए प्रतिमाह की शिक्षा पर खर्च करने की व्यवस्था यहाँ से की गई 1813 के चार्टर एक्ट में। अब बात कर लेते हैं 1833 के चार्टर एक्ट में। तो दोस्तों, इसमें कंपनी जो है चीन के साथ में जो चीन और चाय का जो व्यापारिक एकाधिकार था इसको भी क्या कर देती है? खत्म कर देती है। और अब केवल जो कंपनी है ये भारत में क्या करेगी? सिर्फ राजनीतिक कार्यों पे ही अपना फोकस करेगी। अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल, अभी पीछे बताया आपको, जो बंगाल में अभी गवर्नर जनरल बनाया गया है, ये बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा। यानी पूरे ब्रिटिश भारत का क्या होगा? गवर्नर जनरल होगा। और भारत में जो सबसे पहले गवर्नर जनरल की नियुक्ति मिलती है उनका नाम क्या है? विलियम बेंटिक। उनका नाम क्या है बच्चा? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको नोट कर लेना। लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस अधिनियम में कुछ और महत्वपूर्ण बातें होती हैं, जैसे
दास प्रथा को अपराध में दर्ज किया गया और इसके लिए विशेष कानून बनाए गए। कहाँ पे? 1833 के अधिनियम में। दूसरी चीज, विधि आयोग की भी भारत में सबसे पहली बार स्थापना 1833 के चार्टर एक्ट में ही की गई और सबसे पहले जो विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे? लॉर्ड मैकाले। एक बार मैं फिर से तीनों चीजें आपको बता देता हूँ। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या हुआ? व्यापारिक और राजनीतिक दोनों मामलों को अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक मामलों के लिए निदेशक मंडल, राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रक मंडल का गठन किया गया। 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर चाय और चीन के साथ व्यापार जो है अभी भी इनका बना रहा। इसके अलावा भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए का खर्च यहाँ से इनको करने की यहाँ पे बात कही गई 1813 के चार्टर एक्ट में। अब मैं बात करता हूँ 1833 में, तो जो चाय और चीन का व्यापारिक एकाधिकार था, इसको भी क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। एक विधि आयोग की गठन किया गया और जो विधि आयोग का गठन किया गया उसके अध्यक्ष बनाए गए लॉर्ड मैकाले। चलते हैं अगले सवाल पे, और आपका अगला सवाल रहा ये, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो मैं आपको बता दूं 2 अक्टूबर 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी जाती है। अब आप इससे समझ सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है अधिनियम 1909, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो जो इसका सही आंसर है वो ये भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या बातें हुई, मैं थोड़ा सा समझ लेता हूं एक एक चीज को। जैसे मैं कहूँ भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, आप समझिएगा ये एक बहुत बड़ा दस्तावेज था जिसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां शामिल की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा भारत में सबसे पहली बार अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। भारत में अखिल भारतीय संघ की स्थापना 1935 के अधिनियम से की गई। इसमें संघीय न्यायालय की, अभी बताया, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। बर्मा यानी म्यांमार जो भारत का पड़ोसी देश है, इसको अब ब्रिटिश भारत से क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। सिंध और उड़ीसा नाम के 2 नए प्रांतों का निर्माण किया गया 1935 के अधिनियम के द्वारा। और भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पे इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा, ये परीक्षा में आपसे, इस परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। इसके अलावा जो ऑप्शन दिए थे एक एक करके बात कर लेते हैं। जैसे मैं कहूँ भारत परिषद अधिनियम 1919 में क्या हुआ? तो इस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। 1909 का जो अधिनियम है उसको हम लोग मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, जिसमें मॉर्ले मिंटो उस समय के वायसराय थे और जॉन मॉर्ले उस समय के राज्य सचिव थे। राज्य सचिव एक पद जो ब्रिटेन की संसद में बैठा करता था भारतीय मामलों को देखने के लिए। अब मैं कहूँ आगे इसमें क्या हुआ। अच्छा, एक चीज और आपको बता दूं, 1909 से पहले जो गवर्नर जनरल की परिषद होती थी, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर 1909 में पहली बार किसी भारतीय को इस परिषद में स्थान मिला और उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सबसे पहली बार किसी भारतीय को यहाँ पे स्थान मिला और वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिनको वायसराय की कार्यपालिका परिषद में क्या मिला? स्थान मिला। 1909 के अंदर एक बड़ी चीज हुई कि मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई और यहीं से फूट डालने की राजनीति भारत में शुरू हुई अंग्रेजों के द्वारा। और सबसे पहली बार मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन क्षेत्र की मांग, यानी इस चीज को सबसे पहली बार किस अधिनियम में लाया गया? 1909 में लाया गया। उसी के समय पर आपके मुस्लिम लीग और इस तरह की बहुत सारी पार्टियों की या इस तरह की गतिविधियों की शुरुआत भी भारत में होती है। फिर चर्चा करेंगे, समय कम है। चलिए, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको कहते हैं? तो लॉर्ड मिंटो को कहते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या हुआ? इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। सेम वही चीज है, मॉन्टेग्यू उस समय भारत के क्या हुआ करते थे? राज्य सचिव हुआ करते थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय हुआ करते थे। अब इसमें जिस तरह से 1909 में मुसलमानों को दिया गया, वहीं यहाँ पे सिखों को और ईसाइयों को और यूरोपियों को और आंग्ला भारतीयों को भी यहाँ पर अलग जो है निर्वाचन क्षेत्र की बात
की गई। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल है कि लोक सेवा आयोग का जो गठन है ये 1919 में सबसे पहली बार लेकर के आया गया, और एक वैधानिक आयोग जो आपके साइमन कमीशन के नाम से आएगा भारत में, इसको यहीं पे इसकी कहीं ना कहीं मामला होता है कि भारत में एक ऐसा आयोग आएगा जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था को जांच करेगा और उसकी रिपोर्ट 10 साल बाद क्या करेगा, देगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं, और अगला सवाल है हमारा कि किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अभी मैंने आपको बताया ऑप्शन 1909 नहीं हो सकता, 1919 नहीं हो सकता, ये ऑप्शन आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका क्या है, सही जवाब है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि भारत की संविधान सभा का निर्माण किसके प्रस्ताव द्वारा किया गया। भारत में जो संविधान सभा का निर्माण है ये किसके प्रस्ताव द्वारा किया गया, साइमन कमीशन नहीं, क्रिप्स मिशन। भारत में जो संविधान सभा का निर्माण का प्रस्ताव, आप समझिएगा दो चीजें हैं यहाँ पर, जो प्रस्ताव होता है, सबसे पहली बार जो प्रस्ताव आया भारत में वो किस मिशन के अंतर्गत आया बेटा, वो आया क्रिप्स मिशन 1942 के अंतर्गत। एक मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि उस समय विश्व में क्या चल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, और ब्रिटेन चाहता है कि भारतीयों की रजामंदी उनके लिए बनी रहे, और भारतीयों के उस समय पर सबसे बड़ी मांगों में से एक थी भारत में संविधान सभा का गठन किया जाए, और यह प्रस्ताव कौन देता है, क्रिप्स मिशन 1942 में जो आता है ये सबसे पहले ये प्रस्ताव देता है, और फिर यही प्रस्ताव कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत मान लिया जाता है और गठन हो जाता है किसका, भारत में संविधान सभा का गठन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत की जो संविधान सभा थी, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की, आपको याद होगा 9 दिसंबर 1946 में, 9 दिसंबर 1946 में भारत की प्रथम बैठक हुई, और उस बैठक में जो सबसे वरिष्ठ थे वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता की वो किसने की, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। और फिर ठीक उसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। लेकिन इस सवाल का जो सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, यानी संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। अभी मैंने आपको बताया भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एकदम सही जवाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैंने अभी आपको पिछले सवाल में ही बताया कि जब 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से क्या मान लिया गया था, अध्यक्ष चुन लिया गया था, तो इसलिए संविधान सभा के जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर की बात करें तो ये प्रारूप समिति थी, कौन सी थी, प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर हुआ करते थे। इसके अलावा नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा, तो बहुत ही इजी सवाल है, आप सबको देख के ही पता चल रहा होगा कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारत के निर्माण में, यानी संविधान के निर्माण में। ठीक है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या फिर 14 फरवरी 2023। ठीक है, इसको देख करके आप सोच रहे होंगे सर अभी तो आई भी नहीं, अब आप लोग मनाने की अपनी तैयारियां कर लीजिए। ठीक है, फिलहाल भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, तो भैया पूर्ण रूप से कब तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। अब मैं कहूं लागू कब हुआ था, तो लागू होता है कब, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होता है। लेकिन अगर कहें पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर के तैयार हो गया था। अगले सवाल की ओर चलते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई, जो भारत में सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता है, ये कहां से अपनाई गई, USA से, ब्रिटेन से, दक्षिण अफ्रीका से या फिर ऑस्ट्रेलिया से। तो जो इसका सही आंसर है वो है ब्रिटेन से। भारत की एकल नागरिकता जो है कहां से अपनाई गई, ब्रिटेन से अपनाई गई। इसके साथ साथ में ब्रिटेन से क्या क्या अपनाया गया, जैसे कहूं मैं विधि का शासन, ठीक है, विधि का शासन, ठीक,
अब यूएसए से क्या लिया गया है, मैं कहूं मौलिक या मूल अधिकार। यूएसए से क्या लिया गया भैया, मौलिक अधिकार। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची। आप नोट भी कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता, विधि का शासन, इस तरह की चीजें ली गई हैं। और इसके अलावा यूएसए की अगर मैं बात करूं, यानी अमेरिका से बात करूं, तो अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। इसके अलावा जो आपके एकल न्यायिक व्यवस्था है, इसके लिए आपके जो कहे ना स्वतंत्र न्यायपालिका, ये कहां से ली गई है, यूएसए के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है भारत के संविधान में मूल अधिकार कहां से लिए गए। अभी मैंने आपको बताया भारत के संविधान में मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और कहता है कि भारत के संविधान में नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए हैं। तो नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए हैं भैया, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई सारी परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो भारत के संविधान में नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए हैं, तो वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए। तो भैया जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के आयरलैंड से लिए गए, ब्रिटेन से लिए गए, दक्षिण अफ्रीका से लिए गए, नहीं, ये कहां से लिए गए, सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। भारत में मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, सोवियत संघ से लिए गए हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, याद रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर भारत में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं संख्या में, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये कहां पे पाए जाते हैं, अनुच्छेद 51 के काम में। ठीक है, बात समझ में आई। मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में, 51 के काम में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है नीति निदेशक तत्व किस भाग में है। नीति निदेशक तत्व भाग 4 में है। नीति निदेशक तत्व किस भाग में है, तो नीति निदेशक तत्व भाग 4 में। अगर मैं बात करूं पहले की, तो इसके अंतर्गत क्या है, राज्य और उसके क्षेत्र, यानी भारत राज्य और उसके क्षेत्र, उसके क्षेत्र। अब मैं कहूं भाग 2 में क्या है, तो आप सभी को पता है कि भाग 2 में क्या है भैया, नागरिकता। भाग 3 में क्या है, अधिकार, मौलिक अधिकार। और भाग 4 में क्या है, नीति निदेशक तत्व। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल कहता है नागरिकता किस भाग में है। तो मैंने आपको बताया भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि भारत के ये मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है। आज के लिए ये सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपका इंतजार कर रहे हैं। अब समय, अगर आप ये लास्ट तक आप देख चुके हैं, यहाँ तक आप पहुंच चुके हैं, तो यानी सी बात है कि आप अपनी तैयारी को लेकर के कितना सजग है। अगली वीडियो शाम या फिर कल तक जरूर आपके समक्ष रहेगी। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।